नमस्ते विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में अपन ने आधा पाठ पढ़ा, अब आगे का पाठ अब पढ़ेंगे। आगे देखो, दो बैलों की कथा में संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। इसमें यह कहा गया है कि जब हीरा और मोती को दूसरे स्थान पर भेजा गया तो उन्होंने बिल्कुल भी घास नहीं खाई, अर्थात उन्होंने चारा पानी नहीं पिया। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लग रहे थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में, मूक का मतलब होता है मौन भाषा, दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए यानी सो गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सका था कोई बैल घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई, अर्थात हीरा और मोती दोनों जब वो मालिक सो गए तो उन्होंने वो रस्सियाँ तोड़कर भागने की चेष्टा की। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। गराव का मतलब होता है रस्सी। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। विद्रोह का मतलब होता है बदले लेने की भावना, दुश्मनी। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का दृश्य बड़ा ही मनोहर था, यानी मन को भाने वाला था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। अर्थात उन दोनों बैलों को बच्चों ने बड़ा पसंद किया और वो उनके साथ खेलने लगे। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, अर्थात उसकी हामी भर दी। इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म अर्थात अगले जन्म में कोई आदमी है। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ, यानी प्रति उत्तर देना किसी के बस की बात नहीं थी। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, क्योंकि उसे गुस्सा आया, क्योंकि वो बैल उसके पियर गए थे और वहाँ से भागकर आ गए थे, इसलिए उसको क्रोध आ गया। बोली, कैसे नमक हराम है ये बैल कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। आक्षेप का मतलब होता है आरोप। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? अर्थात उसने अपनी पत्नी के शब्दों का विरोध करते हुए उसको वापस जवाब दिया। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर ही रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा ही दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाट न कोई रस। क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खल्ली क्यों नहीं डाल देते बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी, चुरा कर डाल दे।
न दादा पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। इसमें ये कहा गया है कि जब वो झूरी के बेल दोनों हीरा और मोती वापस आ गए उनके साले से घर के भागकर, तो उसकी पत्नी बड़ी नाराज़ हुई और उसने उसको, जो उसके गाय भैंसों का काम करने वाले जो चरागाह मजदूर रखे गए थे, उनको समझा दिया कि इनको केवल चारा ही देना है, इसलिए उसको अच्छा चारा नहीं डालते थे वो, तो उनको और ज़्यादा क्रोध आने लगा। आगे देखिए, दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया, अर्थात उसे पीटा। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खल्ली चुन्नी सब कुछ दी, लेकिन हीरा और मोती को कुछ भी नहीं दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, अर्थात उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत, सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा, अर्थात उनको बार बार अपमानित किया गया। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उसकी निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में ही न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पड़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गाय दो आदमियों के साथ गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मज़ा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 गिरा ही दूंगा। इसमें जब हीरा मोती दोनों भाग रहे थे तो उनके पीछे जो लोग दौड़ रहे थे उनको देखकर हीरा मोती मूक भाषा में एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे और कहने लगे, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, अर्थात मन में सोचकर ही रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट कर पड़ता और उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही बुद्धिमानी है, अच्छा है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत होती थी, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भेरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे भी मारती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, अर्थात उनसे प्रेम हो गया था, स्नेह हो गया था, क्योंकि उस बच्चे के भी जो माता थी वो सौतेली थी, वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, और जो 2 बैल थे झूरी के, उनके साथ उसका साला जो गया था वो भी अच्छा व्यवहार नहीं करता था। तो वो लड़की और बैलों में आपस में मित्रता हो गई, आत्मीयता बढ़ गई। फिर आगे वो रोज़ आती और रात को चुरा कर 2 रोटियां उन दोनों को देकर चली जाती। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते।
और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था, अर्थात उनमें क्रोध आ गया था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो, वही प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी। ये दोनों अपनी अपनी भाषा में बातें कर रहे हैं। तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। ये भूल जाते हो? तुम तो किसी तरह निकलने की ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके से टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाएगी। उसने गराव खोल दिया, अर्थात रस्सी को खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फुफावले बैल भागते जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागते जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया, वो और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न लग रहा था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है अपन रास्ता भटक गए हैं, अर्थात राह भूल गए हैं। तुम भी बेहताशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उससे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे, अर्थात खुशी बांटने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। जब हीरा और मोती दोनों उस जगह को छोड़कर भाग गए तो किसी खेत के किनारे जाकर खड़े हो गए, और वो खेत मटर की थी। उन्होंने खूब मटर खाए, अपने पेट की भूख को शांत किया और ठंडा जल पिया, और दोनों उछलने कूदने खेलने लग गए। इसके बाद, अरे ये क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र
बंगले झांक रहे हैं, यानी इधर उधर देख रहे हैं। बंगले झांकना, इधर उधर देखना मुहावरा है ये। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चलें। भागना कायरता है, तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है, 9-2-11 होना, भाग जाना, रफू चक्कर होना। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, तू पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है। वो दोनों अपनी योजना बनाने लगे उस सांड से बचने के लिए। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। मल्लयुद्ध करना, कुश्ती लड़ना। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबो दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जा रहे थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बेरी पर सींग न चलाना चाहिए। बेरी का मतलब यहाँ शत्रु से है। यह सब ढोंग है। बेरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर वह उठ न सके। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो। पहले कुछ खा लें, बाद में सोचेंगे। सामने मटर का खेत था। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि दोनों आदमी लाठी लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, मेड़ यानी किनारा, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। न भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है, अर्थात मित्र परेशानी में है, तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस का मतलब होता है जहाँ पर आवारा पशुओं को बंद किया जाता है, उसको कांजी हाउस कहा जाता है। हीरा और मोती दोनों में गहरी मित्रता थी और जब एक पकड़ा जाता तो दूसरा स्वतः ही अपने आप को उनके हवाले कर देता था। हीरा और मोती की दोस्ती इसमें यह बताया गया है कि जिस प्रकार पशु एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, वैसे ही मनुष्य को भी एक दूसरे का मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए। उनके साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए। इस पैराग्राफ में यह बताया गया है। अगले पैराग्राफ में देखिए, दोनों मित्र को जीवन में पहली बार ऐसा सबक पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी नहीं मिला, अर्थात वो दोनों भूखे रहे। समझ ही में न आता था ये कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कोई भैंस थी, कहीं बकरियाँ, कहीं घोड़े, कहीं गधे, पर किसी के सामने चारा नहीं था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी
नहीं हो पा रहे थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताक रहे थे, यानी एक की तरफ झांकते रहना, देखते रहना, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन नहीं मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालो, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। उसने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिपड़ निकल पड़ा। फिर तो क्या था, साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी, अर्थात दोनों दीवार तोड़ने में कामयाब हो गए। उसी समय कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उजड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए, अर्थात डंडे मारे और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बुत्ते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए, जान से हाथ धोना पड़ेगा।